नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे महायुद्ध की। काराबाग के दूसरे सबसे बड़े शहर पर कब्जे से कितना दूर है अजरबैजान? टर्की क्यों भर्ती कर रहा है भाड़े के आतंकी? आर्मेनिया क्लस्टर बम के इस्तेमाल से किया इनकार। जंग से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में। नागोर्नो काराबाख में कब्जे को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 34 दिनों से लड़ाई जारी है। रूस और अमेरिका की तरफ से सीज फायर कराने के बाद भी दोनों देशों के बीच जंग थम नहीं रही। जंग में अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अजरबैजान पर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन ने बड़ा आरोप लगाया है। पाशिनियन ने कहा कि अजरबैजानी आर्मी आतंकियों के साथ मिलकर ऑपरेशन चला रही है और अर्त्सक के आर्मेनियाई नागरिकों को भगा रही है। नागोर्नो काराबाख में जारी जंग के बीच अजरबैजान के राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया है। इल्हाम अलियेव ने कहा कि हमारी सेना शूशी शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। अजरबैजानी आर्मी पहले भी आर्मेनिया के कई इलाकों में कब्जा कर चुकी है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच पिछले 34 दिनों से जारी जंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट सी ओब्राइन ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलस पाशिनियन से फोन पर बात की और तुरंत जंग रोकने की अपील की है। अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो काराबाख के मैटरनिटी हॉस्पिटल पर रॉकेट से हमला किया, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीज और तीमारदार बाहर भागते नजर आए। अस्पताल में चारों तरफ धुंध छा गया। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर निहत्थे लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी जंग में तुर्की को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तुर्की नागोर्नो काराबाख में लड़ाई के लिए सीरियाई आतंकियों की भर्ती कर रहा है। तुर्की ने पिछले एक हफ्ते में 300 सीरियाई लड़ाकों को अजरबैजान की तरफ से लड़ने भेजा है। फिलहाल 2350 सीरियाई लड़ाके अजरबैजान में मौजूद हैं। नागोर्नो काराबाख में जारी जंग में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विदेशी राजनयिक मिशन और इंटरनेशनल मीडिया के सदस्यों ने अजरबैजान के प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों में मिसाइल और रॉकेट से हमला किया गया था। ईरान ने अजरबैजान और आर्मेनिया से तुरंत जंग रोकने की अपील की है। ईरान ने कहा कि हम दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी वायुसेना के कमांडर ने कहा, हम किसी भी देश को ईरान के हवाई सीमा के उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देंगे। हमने लड़ाई शुरू होते ही अपनी सीमा पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया था। अर्त्सक के राष्ट्रपति ने अजरबैजान के खिलाफ क्लस्टर बम के इस्तेमाल से इनकार किया है। अर्त्सक के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सेना ने बर्दा में सिर्फ सैन्य सामानों को निशाना बनाकर हमला किया था, रिहायशी इलाकों पर नहीं। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर क्लस्टर बम फेंकने का आरोप लगाया था। इधर फ्रांस में हमलावर ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए 3 लोगों का सिर धड़ से किया अलग। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद से लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ा है भारत। मलेशिया के पूर्व पीएम ने मुसलमानों को किससे बदला लेने को कहा। फ्रांस में हमला करने वाले हमलावर की हुई पहचान। देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद की कार्टून को लेकर छिड़े विवाद के बीच बड़ा आतंकी हमला हुआ है। नीस के नोट्रेडम चर्च के बाहर हमलावर ने सिर कलम कर महिला समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। आतंकी ने महिला के सिर को धड़ से अलग करते समय अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। फ्रांस पुलिस के सार्टरविले के सेंट मार्टिन चर्च में हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। पुलिस ने नीस की तरह हमले को अंजाम देने चर्च में घुस रहे हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से चाकू बरामद हुआ है। पुलिस को हमलावर के पिता ने बेटे के हमले करने की जानकारी दी थी। फ्रांस के नीस में आतंकी हमले के थोड़ी ही देर बाद सऊदी अरब में फ्रांस के वाणिज्य दूतावास में भी हमला हुआ। जेद्दी में फ्रांसीसी दूतावास की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांस के नीस में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा कि फ्रांस में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ मजबूती से खड़ा है। हमले में मारे गए लोगों के परिवारों और फ्रांस के नागरिकों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। फ्रांस में हुए आतंकी हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम अपने सबसे पुराने सहयोगी फ्रांस के साथ खड़े हैं। कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी हमलों को तुरंत रोकना चाहिए, नहीं तो इसे ज्यादा दिन सहा नहीं जा सकता। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बयान के विरोध में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। मसूद ने कहा कि इमैनुअल मैक्रों के बयान से हम दुखी हैं, इसीलिए भारत को भी फ्रांस के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर आरिफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ दिए गए बयान पर मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने निशाना साधा है। महातिर ने कहा कि मैक्रों के बयान से गुस्साए मुसलमानों को फ्रांस के लाखों लोगों की हत्या करने का हक है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ दिए गए बयान पर मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने निशाना साधा है। महातिर ने कहा कि मैक्रों के बयान से गुस्साए मुसलमानों को फ्रांस के लाखों लोगों की हत्या करने का हक है। फ्रांस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने नीस में सिर कलम कर 3 लोगों की हत्या करने वाले हमलावर की पहचान कर ली है। चर्च में हमला करने वाले आतंकी ट्यूनीशिया का रहने वाला है और 9 अक्टूबर को ही फ्रांस आया था। हमलावर ने चर्च में घुसकर 3 लोगों की सिर कलम कर हत्या की थी। इधर पुलवामा आतंकी हमले के कबूलनामे के बाद पाकिस्तान का ब्लैकलिस्ट में जाना तय। पाकिस्तानी आर्मी में पंजाब रेजिमेंट को लेकर क्यों हुई बगावत? अमेरिका ने भारतीय नौसेना को कौन से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश की? चीन पाकिस्तान से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश में। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तानी संसद में मंत्री फवाद चौधरी के बयान के बाद पाकिस्तान का FATF की ब्लैकलिस्ट में जाना तय माना जा रहा है। फवाद चौधरी ने पुलवामा आतंकी हमले को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी बताया था और इसका श्रेय इमरान खान नियाजी को दिया था। फिलहाल पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तानी सेना में बगावत से डरे बाजवा ने पंजाब रेजिमेंट को LOC पर तैनात किया है। पाक आर्मी की सिंध, बलूच और मुजाहिदीन यूनिटों ने आरोप लगाया था कि ज्यादा खतरे वाली जगह पंजाब रेजिमेंट को तैनात नहीं किया जाता। विवाद के बाद LOC पर पाकिस्तानी फौज ने पंजाब रेजिमेंट की 2 यूनिटों को तैनात किया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ जारी तनाव को कम करने के लिए अगले हफ्ते भारत और चीन की 8वें दौर की बातचीत होगी। भारत की तरफ से इस बार लेफ्टिनेंट जनरल PG मेनन बातचीत की अगुवाई करेंगे। साथ ही विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सचिव नवीन श्रीवास्तव वार्ता पैनल में शामिल रहेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन और आतंकी घुसपैठ नाकाम होने पर बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी ने पुंछ और शाहपुर सेक्टर में सेना की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने भारत को F-18 नौसैनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है। अमेरिका और भारत के बीच हुई 2+2 वार्ता के दौरान USA ने भारतीय नौसेना को अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश की। साउथ चाइना सी में चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जापान चीन की विस्तारवादी नीति को चुनौती देने के लिए अमेरिकी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। जापान के PM सुगा चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और लगातार अपने पड़ोसियों से गठबंधन को बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को चेतावनी देते हुए हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों को तुरंत रिहा करने को कहा। माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन समर्थित हांगकांग पुलिस तीनों लोकतंत्र समर्थक छात्रों को तुरंत रिहा करे। अमेरिका ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच हुए राजनयिक समझौते के बाद UAE को 50 स्टील्थ लड़ाकू विमान F-35 बेचने की मंजूरी दे दी है। संयुक्त अरब अमीरात $10 बिलियन में अमेरिका से 50 F-35 फाइटर जेट खरीदेगा। अमेरिका पहली बार अरब देशों को अपना F-35 फाइटर जेट बेच रहा है। अमेरिकी NSA के यूरोप में बैलिस्टिक मिसाइल तैनाती के ऐलान पर अमेरिका में रूस के राजदूत ने कड़ा विरोध जताया है। अनाटोली अनाटोव ने कहा कि इससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही इससे आपसी टकराव में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे टकराव से अमेरिका को बचना चाहिए। और अब देखते हैं राष्ट्र की खबरें। PM मोदी आज पूर्व CM केशुभाई पटेल को गांधीनगर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। कुलगाम में आतंकियों ने 3 BJP नेताओं की गोली मारकर की हत्या। मुंगेर फायरिंग पर CISF ने किया बड़ा खुलासा। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। एकता दिवस के मौके पर PM का केवड़िया और अहमदाबाद के बीच समुद्री विमान सेवा सहित कई परियोजनाओं की शुरुआत करने का कार्यक्रम है। PM मोदी सुबह 10 बजे केशुभाई पटेल के घर जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गुजरात के पूर्व CM केशुभाई पटेल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। एकता दिवस के मौके पर PM का केवड़िया और अहमदाबाद के बीच समुद्री विमान सेवा सहित कई परियोजनाओं की शुरुआत करने का कार्यक्रम है। PM मोदी सुबह 10 बजे केशुभाई पटेल के घर जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गुजरात के पूर्व CM केशुभाई पटेल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। एकता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में BJP नेताओं की हत्या थमने का PM नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में BJP के 3 नेताओं की हत्या की निंदा की है। PM ने कहा कि हमारे 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की मैं निंदा करता हूं। वे जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम कर रहे थे। कुलगाम में आतंकियों ने BJP युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की हत्या कर दी थी।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने एक टीआरएफ आतंकी इशफाक डार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। ग्रेनेड हमले के लिए वह इस इलाके में आया हुआ था। पूछताछ में पता चला है कि वह कुछ समय पहले पुलवामा में हुए ग्रेनेड हमलों में शामिल था। एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में दिल्ली और श्रीनगर की कई जगहों पर छापेमारी की। श्रीनगर और दिल्ली की 9 जगहों पर छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान एजेंसी ने कई संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। बिहार के मुंगेर फायरिंग मामले में सीआईएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फायरिंग की शुरुआत मुंगेर पुलिस ने की थी, जिसके बाद में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों ने भी फायरिंग की। मुंगेर की तत्कालीन एसपी लिपि सिंह ने ये आरोप लगाया था कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने फायरिंग की थी। पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा और हत्याओं को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की। बंगाल में काफी वक्त से जिस तरह की राजनीतिक हिंसा देखने को मिली है, ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। डेटा सुरक्षा को लेकर संसदीय समिति ने गूगल और पेटीएम के अधिकारियों से पूछताछ की है। सूत्रों से खबर है कि दोनों कंपनियों में चीनी निवेश और गूगल के चीनी लिंक के बारे में पूछताछ हुई। गूगल से जवाब तलब किया गया है। वो भारत सरकार को कितना कॉर्पोरेट टैक्स देता है और कितना राजस्व कमाता है, इसकी लिखित जानकारी मांगी गई है। फिरौती के लिए लीबिया में अगवा हुए मुन्ना चौहान अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त होने के बाद अपने घर कुशीनगर पहुंचे। मौत के मुंह से वापस लौटे मुन्ना का घर के लोगों ने तिलक लगाकर स्वागत किया। मुन्ना चौहान 1 साल पहले कतर की एक कंपनी में काम करने गए थे। कतर पहुंचने पर उन्हें 2 महीने के लिए लीबिया की एक कंपनी में भेज दिया गया था। और अब खबरें बिहार की होंगी। आज बिहार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कहां होंगी जनसभाएं, कहां गरजेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आरक्षण पर क्या है नीतीश का नया विचार और कहां गिरा महागठबंधन के प्रत्याशी का मंच। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के बेगूसराय में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। कार्यक्रम स्थल को तैयार कर लिया गया है। बेगूसराय के बाद नड्डा सिवान में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की दूसरे चरण के लिए सियासी दलों की कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बिहार में कई रैलियां करेंगे। राजनाथ सिंह आज पीरपैंती, बछवाड़ा, केसरिया और राघोपुर विधानसभा सीटों के जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले महीने की 3 तारीख को बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल की पहली रैली किशनगंज में होनी है, जबकि दूसरी रैली अररिया में होनी है। राहुल की रैली सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में विधानसभा चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हम तो चाहेंगे कि जितनी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं है। बिहार में एक जनसभा के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सेल्फी ले रहे अपने ही एक समर्थक को धक्का दे दिया। तेजस्वी पहले उसका हाथ पकड़कर खींचते हैं और फिर जोर से धक्का दे देते हैं। सेल्फी लेने के दौरान तेजस्वी के इस व्यवहार की निंदा हो रही है। जेडीयू ने भी इसे लेकर तेजस्वी यादव की निंदा की है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी चंपारण के बागहा में कांग्रेस पार्टी की रैली के दौरान मंच टूट गया। हादसे में कांग्रेस नेता और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी और अखिलेश सिंह समेत कई नेताओं को चोटें आई हैं। मंच उस वक्त गिरा जब इमरान प्रतापगढ़ी गाना गा रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 55.69% मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने गुरुवार को पहले चरण के लिए फाइनल आंकड़े जारी कर दिए। 2015 के विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत करीब 55% रहा था, जबकि 2019 के लोकसभा में करीब 54% रहा था। योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन की पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। योगी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस सिर्फ परिवार का ख्याल रखती हैं। बीजेपी सभी को साथ लेकर चलने में यकीन करती है। सीएम योगी ने कोरोना संकट के दौरान किए गए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों का भी जिक्र किया। बिहार में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ पटना, हिलसा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और गया में छापेमारी की। टीम ने कारोबारी और सरकारी काम लेने वाले ठेकेदारों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। इस अभियान में करोड़ों की नकदी, गहने और संपत्ति जब्त की गई है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों के खिलाफ क्यों दर्ज हुआ है केस? दिल्ली में बढ़ रहा है कोरोना का कहर। भिंडी बाजार की सड़कों पर कैसे हुआ बैंकों का विरोध? दिल्ली मुंबई से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 दिल्ली मुंबई। दिल्ली के शाहीन बाग पुलिस ने ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। विधायक के खिलाफ एनआईए के डीएसपी ने सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया है कि छापे के दौरान विधायक और उनके कार्यकर्ताओं ने आकर काम में बाधा उत्पन्न की।
दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 5000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5739 मामले सामने आए। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 30,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,75,750 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी बिल बनाकर करोड़ों के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। अवैध धंधे में 1278 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाने का मामला सामने आया है। इनके जरिए अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है। मामले में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। दिल्ली के तिगड़े इलाके में 21 साल के युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। युवक के ऊपर 30 से ज्यादा वार किए गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक को पहले घसीटा गया और फिर कैसे चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक मुखबिरों की मिली सूचना के आधार पर इन सभी की गिरफ्तारी की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान से मुंबई के भिंडी बाजार के मुस्लिम समुदाय ने नाराजगी दर्ज कराई है। मुंबई के मुस्लिम बाहुल्य इलाके भिंडी बाजार में उनके पोस्टर को सड़क पर चिपकाया। लोगों ने पोस्टर के ऊपर से गुजरकर अपना गुस्सा व्यक्त किया। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बांद्रा कोर्ट के बाद अब अंधेरी कोर्ट ने दोनों बहनों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। पेशे से एडवोकेट और शिकायतकर्ता काशिफ अली खान ने अंधेरी कोर्ट में रंगोली और कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें देश में 2 धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप लगाए गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों के ट्रेन में सफर करने की मांग को लेकर खत लिखा है। अब तक सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को अनुमति दी गई है। रेलवे ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। मुंबई में लॉकडाउन के चलते गई एक मां की नौकरी जाने के बाद जीविका चलाने के लिए उनका बेटा घर घर जाकर चाय बेच रहा है। सुभान शेख दक्षिण मुंबई के अंजुमन स्कूल का छात्र है। पिछले 5 महीनों से वह थर्मस पॉट और साइकिल का उपयोग कर चाय बेचकर अपना घर चला रहा है। सुखबीर बादल ने क्यों कहा अगले चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर। आंध्र प्रदेश में कब से खुलेंगे स्कूल। गुरुग्राम के अस्पताल में लड़की के साथ दरिंदगी। रायपुर में कोरोना पॉजिटिव मां ने 3 बच्चों को दिया जन्म। अन्य राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 अन्य राज्य। किसान कानूनों में संशोधन को लेकर अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने सीएम कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधा है। सुखबीर ने कहा कि अमरिंदर सिंह पंजाब में अगले चुनाव में कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाएंगे और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए केंद्र के कृषि कानून के आगे नतमस्तक हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा 3 दिन के अयोध्या दौरे पर हैं और इस दौरान वो राम जन्मभूमि परिसर और नींव के पिलर की टेस्टिंग का निरीक्षण करेंगे। साथ ही एल&टी के इंजीनियरों और ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ बैठक कर काम में गति देने के बारे में चर्चा करेंगे। कोरोना के कहर से बंद हुए स्कूल अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। 2 नवंबर से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। 6ठी से लेकर 8वीं तक के कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल 23 नवंबर से खुलेंगे। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों को अल्टरनेटिव दिनों पर केवल आधे दिन के लिए ही खोला जाएगा। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती एक महिला ने अस्पताल के स्टाफ पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। महिला 21 अक्टूबर को सांस की गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हुई थी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मामले की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। असम में एक तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रानीपुर और अमलाईगुड़ी में चिरांग पुलिस के चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। असम में भारी मात्रा में हथियार पकड़ा जाना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राजस्व खुफिया निदेशालय ने कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर 6 लोगों को अवैध रूप से सोना ले जाते हुए पकड़ा है। इन यात्रियों से करीब 6.88 किलो सोना बरामद किया गया है, जिसकी भारतीय बाजार में कीमत 3.6 करोड़ रुपए है। ये लोग पेस्ट में सोना मिलाकर तस्करी करने की फिराक में थे। तेलंगाना के रामागुंडम में पुलिस ने तेंदुए की खाल बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 लोग फरार हो गए। आरोपियों के पास से भारी तादाद में तेंदुओं की खाल बरामद की गई। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। रायपुर के एम्स में कोरोना पॉजिटिव महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। तीनों बच्चों में संक्रमण का कोई असर नहीं दिखा। एम्स में भर्ती एक और कोरोना पॉजिटिव महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टरों ने बताया कि मां के कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी नवजात बच्चों में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खत्म करने के लिए एक नए आयोग का गठन किया गया है। ये आयोग वायु प्रदूषण के कारणों की निगरानी, निपटने और खत्म करने के हिसाब से लागू करेगा। साथ ही प्रदूषण फैलाने वालों को सजा मिलेगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।